नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। भारत में आज से 5G सेवा की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है। पहले चरण में ये सेवा 4 महानगरों समेत 13 शहरों में लॉन्च किया गया है। 2023 तक देश भर में 5G लागू करने की योजना है। भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रों में देश को 5G का उपहार मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर होने की वजह से भारत में डिवाइस के दाम कम हुए हैं। साथ ही देश में डेटा की कीमतें भी बहुत कम हुई हैं। इससे आम लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य इंटरनेट फॉर ऑल का है। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने स्कूली बच्चों और दुर्गम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले लोगों से भी बात की। पीएम ने कहा कि पिछले कुछ अरसे में डिजिटल क्रांति की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई के नए आयाम खुले हैं और उद्योगों में भी लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। डिफेंस की बात हो, फिनटेक कंपनियों की बात हो, आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। लेकिन जब मैं बता रहा हूं तब आपको ध्यान में आया, क्योंकि हमने इसका हो हल्ला नहीं किया, विज्ञापन नहीं दिए, झूठे झूठे बड़े गपगोले नहीं चलाए। भारत न सिर्फ चौथी औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाएगा, बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। और विद्वान लोग तो कहने लगे कि भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है। और 5G के फायदे क्या है ये पूरा मामला बता रही हैं प्रगति मैदान से रुबीना मोंगिया। 5G के बेनिफिट्स ही यही हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगी आपको, दूसरा होता है लोअर लेटेंसी, जिसमें होता है एक्शन एंड रिस्पॉन्स टाइम को कम करना, जो 5G कर देगा। तो जब आप गेमिंग करेंगे तो जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि लेटेंसी बहुत लो हो जाएगी। और भी सेक्टर्स हैं जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, आप टेलीमेडिसिन है, सर्जरीज हैं, ये सब में लेटेंसी बहुत मायने रखती है। इसीलिए वो भी बहुत कम होके काफ़ी उसमें सुविधा इम्प्रूवमेंट आएगी। स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप मूवी कुछ मिनटों में ही डाउनलोड कर पाएंगे। काफ़ी कुछ बहुत ही तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपकी वीडियो कॉल्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगी, गेमिंग बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। जो 5G स्पीड्स है वो अप टू 20 Gbps तक जा सकती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसलिए आप इसे हर सेक्टर में इसकी स्पीड को इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में 5G के प्राइसेस अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑक्शंस हुए हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हुए थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है थोड़े से प्राइस 4G से बढ़ेंगे, पर इतने नहीं बढ़ेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। जियो ने तो बोल दिया है कि वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग करेगा और सबसे जल्दी आप तक 5G पहुँचाएगा। जियो अभी उन्होंने बोला है 2023 के एंड तक वो पैन इंडिया कवरेज करेंगे, और एयरटेल ने बोला है बाय 2024 दे विल ट्राई एंड मैनेज एवरीथिंग। अभी दिवाली पर कुछ मेजर सिटीज़ 13 मेजर सिटीज़ में 5G लॉन्च हो जाएगा, और आज से दिल्ली में और 6 सिटीज़ में 5G लॉन्च रोल आउट आज होएगा।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंची है। कलेल गेट इलाके में पदयात्रा की तस्वीरें दिख रही हैं। उनके साथ बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम भी नजर आया। इस भीड़ के मद्देनजर राज्य पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जहां जा रही है वहां स्थानीय लोग उनके साथ जुड़ जा रहे हैं। इसके अलावा काफी सारे वो लोग भी हैं जो लगातार यात्रा के साथ बने हुए हैं। कर्नाटक के चामराजनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस के मुताबिक राहुल गांधी का ये समर्थक 30 सितंबर से यात्रा में शामिल हुआ और रोजाना पे सीएम वाली टी शर्ट और झंडे के साथ पहुंच रहा था। पुलिस ने उसे ऐसा न करने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके आज फिर वैसी ही टी शर्ट और झंडे के साथ पहुंचने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के दौरान कुछ पुलिस वाले उसे मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ 40% कमीशन लेने का अभियान चलाया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सख्त विरोध भी जताया था। देखिए, ये सरकार बार बार जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर केसेस लगाना, जो पे सीएम लेके जा रहा था, जो इन लोग ने जो सेक्शन डाला है 505, 507, ये इस तरीके का कई पोस्टर नहीं किया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं किया। वो खुद का टी शर्ट बना के पहन के आया है। 25 साल के लड़का के ऊपर इस तरीके का उन लोग ने लाठीचार्ज किया, उसको बहुत पिटाई किया और उसके बाद में उसके ऊपर इस तरीके का सेक्शन डाला है। मैं क्लियर कहना चाहता हूं सरकार को, कर्नाटक में 6 करोड़ लोगों का खोपड़ी में घुस के आया है। ये लोग 40% सरकार है, कैसे निकाल देंगे आप लोग? और कांग्रेस की अगली खबर है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद छोड़ेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के नए नाम को तय करना होगा तो इस पर चर्चा होनी है। एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के तहत फैसला होगा। कल कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने हैं खड़गे, और कल ही खड़गे और थरूर दोनों ने नामांकन भरा है और इनका ही आपस में मुकाबला है। लेकिन अब विपक्ष के नेता का पद राज्यसभा में किसको जाएगा, इस पर अब चर्चा होनी है और इस पर कांग्रेस को फैसला लेना है, जिस पर चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी सूत्रों ने हमें बताया है कि कल उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अपना नामांकन भरा और उसी वक्त उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा देंगे। और कल देर रात उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक उदयपुर में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था 1 पर्सन 1 पोस्ट को लेकर, उसी सिद्धांत के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये फैसला किया है। जो शीतकालीन सत्र है, अगला सत्र है संसद का, वो आमतौर पर नवंबर-दिसंबर में होता है। यानी कांग्रेस लीडरशिप के पास, कांग्रेस हाईकमान के पास अभी समय है कुछ हफ्ते का, जिसमें वो ये फैसला कर सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह किस वरिष्ठ कांग्रेस नेता को विपक्ष की जो भी काम होता है राज्यसभा में, विपक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया जाए। अभी तक जो चर्चा चल रही है उसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम है। आपको याद होगा जिस वक्त उन्होंने अपना नामांकन भरा था, बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। पी चिदम्बरम भी वरिष्ठ नेता हैं, पिछले कई साल से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, भारत सरकार में भी वरिष्ठ लेवल पर काम किया है। उसके अलावा और भी नामों की चर्चा है, प्रमोद तिवारी के नाम की चर्चा है, मुकुल वासनिक की भी कुछ नेता चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सारे विकल्प हैं सोनिया गांधी के सामने। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष के नेता के तौर पर राज्यसभा में सोनिया गांधी किसको नियुक्त करती हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, कोई जल्दबाजी में अभी फिलहाल कांग्रेस लीडरशिप नहीं है, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में होगा। यानी अगले कुछ हफ्तों में सोनिया गांधी ये फैसला कर सकती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह किसे विपक्ष का नेता राज्यसभा में बनाया जाए। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली सरकार का प्रदूषण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होगा। 25 अक्टूबर से पेट्रोल डीजल लेने के लिए
पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये सर्टिफिकेट नहीं तो डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी है। कल सीएम केजरीवाल ने कहा था कि 15 सूत्री कार्यक्रम चलाएंगे। कल से दिल्ली सचिवालय में 24 वॉर रूम भी काम करेंगे और सभी विभागों को अलर्ट भी किया गया है ताकि इस बार प्रदूषण हाथ से बाहर न हो। 25 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर विदाउट पीयूसी सर्टिफिकेट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। दूसरा, सभी सरकारी जो विभाग हैं उनको भी नोटिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जारी करने के निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपना सर्टिफिकेट जो है वो चेक करा लें। और हमारे संवाददाता शरद शर्मा इस पर और जानकारी दे रहे हैं। अगर आपने अपनी कार, बाइक आदि का पोल्यूशन चेक नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, क्योंकि दिल्ली में 25 अक्टूबर से केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी मिलेगी जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होगा। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 25 अक्टूबर से जो दिल्ली के पंप हैं, चाहे वो पेट्रोल बेच रहे हों, डीजल बेच रहे हों, सीएनजी बेच रहे हों, वो केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन देंगे जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होगा। दरअसल सर्दी के मौसम में आप जानते ही हैं कि दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो वेहिकुलर पोल्यूशन का होता है, यानी कि जो वाहन चलते हैं उनसे जो प्रदूषण होता है उससे काफ़ी प्रदूषण जो है, वैसे तो पूरे साल ही होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में ये जो समस्या है ये बहुत बढ़ जाती है। तो इस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी है कि 25 अक्टूबर से दिल्ली में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। दिल्ली के अंदर अभी जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक लगभग 80 लाख जो वाहन हैं, कार, बाइक आदि सभी मिला लें, करीब 80 लाख वाहन जो हैं वो एक्टिव हैं और इनमें से चौथाई जो हैं उनके पास इस समय पर वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है। करीब 19 लाख वाहन ऐसे हैं, करीब 80 लाख में से करीब 19 लाख वाहन ऐसे हैं जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है। तो जो कोशिश है वो इसी बात पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना गाड़ी का पोल्यूशन जो है वो चेक कराएं, जिससे कि जो वाहनों से होने वाला प्रदूषण है वो कम हो सके। तो इसीलिए ये भी हो सकता है कि आप पेट्रोल, डीजल लेने गए, सीएनजी लेने गए और लिया कुछ नहीं और 10,000 रुपये का आपका जो है पोल्यूशन का चालान कट गया। तो इससे बचने के लिए बेहतर होगा कि अपना जो पोल्यूशन है वो ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि दिल्ली के अंदर 25 अक्टूबर से उन्हीं वाहनों को जो है ईंधन मिलेगा जिनके पास वैलिड पीयूसी होगी। और ये तो नहीं ही मिलेगा अगर पीयूसी नहीं होगी, उल्टा 10,000 का चालान आपका और हो जाएगा। सावधानी ही बचाव है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर नोएडा से, जहां पर ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये स्टे 20 अक्टूबर तक लगाया गया है। कल नोएडा अथॉरिटी ने सोसाइटी के करीब 12 से ज्यादा घरों में बने शेड को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया। इसको लेकर सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन भी किया। उनका कहना था कि ये अस्थायी निर्माण है। अथॉरिटी के पास न तो डिमोलिशन ऑर्डर था, न ही उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन अथॉरिटी का कहना था कि ये अवैध निर्माण था और कार्रवाई 48 घंटे पहले नोटिस देकर की गई थी। आपको बता दें कि ये वही ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी है जहां बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की एक महिला के साथ कहासुनी हुई थी और मामला गरमाया था। इसके बाद श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी भी हो गई थी। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। ये तस्वीरें ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी की हैं, जहां 5 अगस्त को बीजेपी के नेता श्रीकांत त्यागी ने यहीं रहने वाली एक महिला के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की थी। शुक्रवार को नोएडा अथॉरिटी भारी पुलिस बल और बुलडोजरों के साथ यहां आई। महिलाएं रोती रहीं, बुलडोजर इनके घरों से निकले छज्जे आदि हटाते रहे, जो प्रशासन के मुताबिक अवैध कब्जा था। 3 शेड के जरिए लोगों ने अपना ये निर्माण कवर किया हुआ था, उसको गिराया जा रहा है। लोगों को 48 घंटे का 2 दिन पहले टाइम दिया गया था और कहा गया था कि आप अपना
अवैध निर्माण हटा लीजिए, पर लोगों ने हटाया नहीं। जब आज सुबह नोएडा अथॉरिटी की टीम पहुंची तो लोग ताला डाल करके गेट पर बैठ गए थे। तो आप देखिए यहाँ पर आप पीछे से जैसे बुलडोजर घुसा है, यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। जिनके यहाँ ये बुलडोजर चला, उनका कहना था कि उन्हें सामान हटाने का भी वक्त नहीं दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया, मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, कोई नोटिस नहीं दिया। और अभी बात करके गए हैं कि अभी आप ये हटा लीजिए, आपका ये टेम्परेरी वो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा ये हमारा टेम्परेरी है। बोले नहीं फिर भी आप हटा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और एकदम आकर तोड़ देते हैं, ये क्या तरीका 1 घंटे बाद आकर। इससे पहले सुबह कई घंटों तक सोसाइटी के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। नोएडा अथॉरिटी जब यहाँ अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची तो लोग सोसाइटी की गेट पर ताला डालकर धरने पर बैठ गए। सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर धरना दे दिया है गेट के आगे और कहा है कि वो किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। अगर सोसाइटी को बुलडोजर चलाना है इंक्रोचमेंट पे तो उनकी लाश पर होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बुलडोजर भी लाए हैं, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने यहाँ इस तरीके से यहाँ पर ताला डाल दिया। दरअसल सोसाइटी के कॉमन एरिया में पेड़ लगाने को लेकर बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया था। श्रीकांत त्यागी पर गुंडा एक्ट लगाकर जेल में बंद भी कर दिया गया है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी और त्यागी समाज की मांग थी कि जैसे उनके घर के अवैध कब्जे को ढहाया गया है, वैसे दूसरे के घरों के अवैध निर्माण को भी ढहाया जाए। नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ रहने वालों को बुधवार को 38 घंटों का वक्त दिया था, जो शुक्रवार को खत्म हो गया। उस पूरे मामले में कहा जाए तो त्यागी समाज भी खिलाफ हो गया महेश शर्मा के। यहाँ बुलडोजर भी चल रहा है, लोग भी अब कह रहे हैं कि सांसद नहीं आ रहे हैं। तो अब यही बात है कि जब बुलडोजर पर आप तालियां बजाएंगे तो आपको अंत में बुलडोजर ही मिलेगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और अब बुलडोजर ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी जो श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी है, उनके घरों पे भी चल रहा है, जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, जैसे श्रीकांत त्यागी ने के घर पर चला। सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास बर्फ का पहाड़ खिसकने की घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में आज हिमस्खलन हुआ, लेकिन मंदिर पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में कल रात झूला टूटने से हड़कंप मच गया। इस घटना में एक परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले झूला बेकाबू हो जाता है, फिर उसका एक हिस्सा अलग हो जाता है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु जैसे सितारे भारतीय खेल के मैदानों के कामयाब चेहरे हैं, लेकिन चंद कामयाब स्टार्स के पीछे हजारों खिलाड़ियों की ऐसी भीड़ भी है जिनमें टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन इन सितारों और आम खिलाड़ियों के बीच की जिंदगी का फासला बहुत बड़ा और मुश्किल हो जाता है। इन खिलाड़ियों को कॉर्पोरेट स्किल्स सिखाकर इनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए IMT गाजियाबाद ने खिलाड़ियों के लिए एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। दिल्ली में रहने वाले 20 साल के अली अंसारी इस साल 12वीं कक्षा पास कर यूनिवर्सिटी में दाखिले के इंतजार में हैं। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट के पास महिपालपुर में फलों की रेडी लगाते हैं और 400-500 रुपए की रोज की कमाई के सहारे स्टेट, नेशनल और जूनियर एशियाई स्तर पर जीते गए मेडल को फख्र से दिखाते हैं। लेकिन अली की असली चुनौती मैदान से बाहर की है। वो जानते हैं कि यहाँ से आगे का सफर और भी कठिन है। ऐसे में नौकरी और आगे की पढ़ाई की फिक्र भी सताने लगी है। दरअसल भारत के चंद कामयाब एथलीटों को छोड़ दें तो ज्यादातर खिलाड़ियों की कहानी इससे बहुत अलग नहीं है। भारत में हर साल हजारों खिलाड़ी पहले नौकरी के लिए जूझते हैं, फिर 30-35 साल की उम्र में मैदान छोड़कर दफ्तर गए तो वो नौकरी की रेस में दूसरों से जूझते हुए नजर आते हैं। मैं
एक्चुअली एथलीट हूँ सर, और मैं डेकैथलॉन इवेंट करता हूँ एथलेटिक्स में, और मैं एशियन मेडलिस्ट, जूनियर एशियन मेडलिस्ट और नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और स्टेट चैंपियन हूँ सर। महिपालपुर छोटे लाइट पे सर फल की रेडी लगाते हैं सर वहाँ पर, और सर रोज़ के सर 400-500 रुपये सर बचते हैं, उसमें से अपने घर का खर्चा भी और मैं डाइट भी सर अपने करता हूँ यूज। और आप बता रहे थे आपको शूज़ का भी प्रॉब्लम है, जो डेकाथलन के लिए जो शूज़ है वो आपके पास नहीं है? नहीं सर, मेरे पास शूज़ तो बिल्कुल नहीं है सर, फटे शूज़ है ये तो थोड़े ठीक हैं, और मेरे रनिंग के शूज़ है वो बहुत बेकार हैं सर, जैसे तैसे करके सर पहन के भागता हूँ सर मैं वो। अब गोपाल भेंगड़ा की बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो पत्थर तोड़ते रहे बाद में, अगर याद हो तो आपको। तो ऐसे खिलाड़ी, फ्रांसिस साहब ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, उनके लिए जीवन यापन का कोई जरिया नहीं था, तो ऑलमोस्ट जैसे बैगर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ थी उनके लिए। और हमको देखकर ये ऐसा बुरा लगा कि शर्म आई उस सर्कमस्टांस को देखते हुए। जब मैंने ये हेडिंग पढ़ी और मेरे को समझ में आई, तो मैंने कहा ये कोर्स उन खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किल कोच और इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाए। अली और इन जैसे तमाम खिलाड़ियों के लिए गाजियाबाद के नामचीन IMT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने एक 5 महीने के कोर्स की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य खिलाड़ियों को अंग्रेजी और कॉर्पोरेट स्किल्स को सिखाना और मांझना है, ताकि दुनिया की रेस में ये कहीं पीछे ना रह जाएं। ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो मेडलिस्ट नहीं हो पाते हैं, उनकी मेहनत उतनी होती है जितनी मेडलिस्ट की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मेडल नहीं मिल पाता और उनकी नौकरी पर इसका असर पड़ता है। उसको दूर करने के लिए ऐसे खिलाड़ियों को का विचार IMT गाजियाबाद के दिल में, इनके दिल में आया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, धीमे धीमे इसको डेवलप किया जाएगा और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक आइडिया फ्लोट किया गया, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, लेकिन मैं मानता हूँ एक आइडिया की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन समय के साथ इसको और विस्तृत किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। और हम भी इस पे काम करेंगे कि कैसे इसकी रीच को बढ़ाया जा सके, इसके होराइजन को और ज़्यादा ब्रॉड किया जा सके। खेलों के क्षेत्र में पढ़ाई की अपने तरह की ये एक नई शुरुआत है और कई पूर्व खिलाड़ी इसे बेहद जरूरी मानते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए ये कितना क्वालिटी रोजगार पैदा कर पाएगा, ये मौजूदा हालात में और भी चुनौतीपूर्ण नजर आता है। भारत में चंद खिलाड़ियों के ग्लैमर और शोहरत को देखकर अक्सर ये भ्रम होता है कि ज्यादातर खिलाड़ियों की हालत भी अच्छी होगी, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत में ज्यादातर खिलाड़ियों को नौकरी हासिल करने और फिर वहां टिके रहने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। IMT गाजियाबाद ने ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत के दूसरे शैक्षणिक संस्थान भी ऐसे ही क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे, ताकि ज्यादातर खिलाड़ियों को फायदा पहुंच सके। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया। रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत दूर रहा। भारत ने कहा कि हम यूक्रेन में तुरंत हिंसा रोकने की मांग करते हैं और सिर्फ बातचीत से ही मतभेद या विवाद खत्म हो सकते हैं। कल UN में अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस पर नए प्रतिबंध भी लगाने का ऐलान किया। इस बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों पर वार किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने पहले भारत को लूटा और अब उनकी नजर रूस पर है। वे रूस के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. The path to peace requires us to keep all channels of diplomacy open. India's Prime Minister has unequivocally conveyed this in his discussions with world leaders, including with the presidents of the Russian Federation and Ukraine. So has our External Affairs Minister in his recent engagements at the General Assembly last week. India's Prime Minister has also emphasized that this cannot be an era of war.